पोल में जवाब देंगे मस्त तरीके से और समझेंगे। देखो एक एक क्वेश्चन सीटेट में फिक्स्ड हैं चीजें, कि जो क्वेश्चंस हैं वो फिक्स्ड है। मान लीजिए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट से आएंगे तो वो आएंगे। तो ये जरूरी है कि जब हम 30 क्वेश्चंस का सेट लगाएं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमें कितना आता है और कहां हमें समझने की जरूरत है चीजों को। तो पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। डायरेक्शन यानी दिशा कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत। ठीक, मैथ्स में पढ़ते थे ना, वो लंब कहते थे हिंदी में और लॉन्गिट्यूड कहते थे हम इंग्लिश में, यानी स्ट्रेट लाइन है। ठीक, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, यानी विकास अनुदैर्ध्य यानी अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? तो 48% लोग फटाफट से जवाब दे पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया ये तो प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाएगा, है ना। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, कितने परसेंट लोग जो सी ऑप्शन दे रहे हैं। ऐसे भी खतरनाक लोग हमारे पास हैं। और जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, टेंशन मत लो, अभी सेशंस का पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है परसों से ही। ठीक, मंडे से एकदम चेंज कर देंगे। अब क्वेश्चन से हटके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, 40% लोग सी कह रहे हैं और 46% लोग हैं जो बाकी को तो हटा ही देते हैं। इन लोगों को तो पता नहीं कहाँ ही जगह मिलेगी। बट अगर हम बात करें, है ना, 46% और 40% ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। इतनी जल्दी क्यों है जवाब देने की, है ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी कंफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल लिखा हुआ है यानी लंबवत। लंबवत का मतलब क्या है? हेड टू टो, सर से पैर की ओर। बहुत बार बताया, जब भी सेफेलोकॉर्डल, हमें ना आंसर देने की जल्दी होती है एट टाइम्स, तो जो भी बातें मैं एक्स्ट्रा में करती हूँ कई लोग वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो ठीक है, बस हमने आंसर पहले लगा दिया, सही है कि गलत ये देख ले, बाकी सब भूल जाते हैं। तो आंसर जो है इसका वो ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडिनल यानी सेफेलोकॉर्डल कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि सेफेलोकॉर्डल को हम हेड टू टो कहते हैं। देखिए विकास की डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो 2 दिशाएं हैं, एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल और दूसरा है सेफेलोकॉर्डल। पीसी से याद रख सकते हैं, पीसी बोले तो प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल भी नहीं, है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल मतलब यहां पे वैसे होते होंगे। ठीक, तो शीर्षगामी यानी सर से पैर की ओर। भाई ये तो वैसे ही समीप से दूर जाएगा, तो ये कहां से, ये तो ऐसे वर्क करेगा, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी। जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, सेफेलोकॉर्डल सर से पैर की ओर जाता है। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे कि 60% आंसर हम पहले ही क्वेश्चन में गलत दे दें। ऐसे तो आंसू आ गए मेरे देख करके पोल। आज मैंने लॉगिन कर लिया तो मुझे साफ साफ दिखेगा कितने परसेंट लोग कौन सा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको समझते हैं। इस पे एक क्वेश्चन निश्चित है, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आता है, यानी विकास के जो सिद्धांत है उनमें से एक सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का सिद्धांत। इस दिशा के सिद्धांत में 2 दिशाएं होती हैं। पहली दिशा है आपकी सेफेलोकॉर्डल, यानी किसी को भी पहली मान लीजिए, और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल को हिंदी में समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं और सेफेलोकॉर्डल को सिरोध पदोन्मुखी या अधोमुखी कहते हैं। ठीक है ना। ये जो सेफेलोकॉर्डल है, सेफेलोकॉर्डल बोले तो हेड टू, इसकी जो दिशा है वो रहेगी हेड टू टो, यानी सर से पैर के अंगूठे तक, हेड टू टो। ठीक, इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है ना, इसीलिए इसको लंबवत बोल रहे हैं हम। ठीक, कि पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं धड़ संभालना सीखेगा, फिर पैरों पे कंट्रोल आएगा, यानी सर से पैर की ओर विकास की दिशा चलती है। ये हमें पता भी है, बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, सर से पैर की ओर जा रहा है विकास। ये सेफेलोकॉर्डल या सिरोध पदोन्मुखी। सेफेल का मतलब ये खोपड़ी यानी आपका हेड, तो हेड से टो तक जाने वाला विकास। सेफेल से याद रख लेना, सेफेल मतलब हेड, हेड मतलब लॉन्गिट्यूड, लंबवत, सर से पैर की ओर। समझ पा रहे हैं सरकार कि नहीं? बता दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हिंदी में अधोमुखी लिखा हुआ है। अच्छा देखो, हिंदी में अगेन मैं सेम बात कहूंगी, हिंदी में कई बार स्पेशली सीडीपी में ऐसा होता है कि लोग या तो गलतियां करते हैं और गलतियां नहीं करते हैं, तो एक चीज के 2 से अधिक नाम हैं, जबकि इंग्लिश में सेफेलो को सेफेलोकॉर्डल ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते। तो उस केस में कोशिश कीजिए इंग्लिश वाली साइड, पेपर में इस बार इन्होंने खूब गलतियां की हैं, चलो मान लिया आपकी गलती उतनी नहीं थी, हिंदी में गलत लिखा हुआ था, लेकिन इसको वो लोग गलत नहीं मानेंगे। कौन? सीबीएसई वाले या कोई भी एग्जाम वाले। तो आपको इंग्लिश वाला केस जरूर देख लेना है, क्योंकि इंग्लिश को फाइनल माना जाता है हर एग्जाम में। तो इंग्लिश वाला केस जब आप पेपर दे रहे होंगे तो वो बाइलिंगुअल करके पलट के देख लेना है, मीडियम चेंज करके। प्रॉक्सिमो डिस्टल की जब हम बात कर रहे हैं, इसके कई नाम है, कोई समीपस्थ दूरस्थ कहेगा, कोई अभी अधोमुखी मिलेगा किसी किताब में, किसी में कुछ मिलेगा, मल्टीपल नाम है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है? सेंटर से, ये है सेंटर आपका हार्ट, आपका स्पाइनल कॉर्ड, बाहर की ओर आपकी आर्म्स और लेग्स की तरफ ये जाएगा डेवलपमेंट। इसको नियर टू फार भी कहते हैं हम।
मैं वही कहूं, मुझे चक्कर आ गए, मैंने कहा मैं ये रोज डिस्कस करती हूँ, इतनी गलती आप कैसे कर सकते हैं, है ना। केंद्र से सीमाओं की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर, सीमाएं कौन सी हैं आपके शरीर की, सीमाएं हैं, ये जनरल टू स्पेसिफिक वाला भी है, ग्रॉस टू फाइन जो हम रोज पढ़ते हैं ना, कि एक बच्चा है जो पहले बॉल पकड़ना सीख जाता है, बाद में पेन पकड़ना सीखता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल ही आता है वहां पे भी, या जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य से विशिष्ट, या फिर एक और तीसरी चीज है ग्रॉस टू फाइन यानी स्थूल से गतिक। तो ये सब चीजें आपस में रिलेट होती हैं, ठीक। नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी यानी सीमाओं की ओर, सीमाएं क्या है बॉडी की, ये जो उंगलियां हैं ये सीमाएं हैं, है ना। सेंटर क्या है, पहले यहां शोल्डर्स पे कंट्रोल आया, फिर आर्म्स पर आया, फिर जाकर के आपके हाथों पर आया, और हाथों के बाद जब हाथों से चीजें पकड़ने लग गए फिर आप फिंगर्स पे आपका कंट्रोल आया। तो यानी ये जो फिंगर्स क्या है, एक्सट्रीमिटीज है हमारी बॉडी की, ठीक। जो भी बाहरी हिस्सा है, जैसे पैर की भी फिंगर्स हो गई, हाथ की हो गई, जो भी बॉडी के बाहरी क्षेत्र है हमारा, तो ये हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मान लिया इसमें हिंदी में गलती थी इसलिए आप लोगों ने गड़बड़ की, मैं भी तो कहूँ इतना आसान क्वेश्चन और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट कंसिडर चाइल्डहुड, देखिए चाइल्डहुड को कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट यानी समकालीन सिद्धांतवादी बचपन को क्या मानते हैं, ये नए तरह का क्वेश्चन है जो 2019 से आना शुरू हुआ है, और इसमें कई लोगों ने बहुत गलतियां की हैं, गलत पढ़ाया भी है, जो अपने आप को बिल्कुल विद्वान से कम नहीं समझते लोग इंटरनेट पे, उन लोगों ने भी गलत पढ़ाया है इसको, है ना। जिनकी ईगो इतनी बड़ी है कि वो टीचर नहीं है, वो बस चाणक्य मानते हैं अपने आप को, है ना। चाणक्य समझ रहे हो कि अपने आप में खतरनाक मामला है, बट ये काम हमारा तो है नहीं। अब मैं तो ये कभी करती नहीं हूँ किसी को गलत, किसी को सही, क्या फायदा है। लेकिन बड़े दुख की बात है ना, क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर कोई गलतियां नहीं है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट कंसिडर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को क्या मानते हैं, तो एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, एज अ scared period in all cultures, as a period of great stress and anxiety, as a period of development till the age of puberty, यानी प्यूबर्टी की एज तक ही होता है चाइल्डहुड। जी नहीं, ये बात हमने कई बार डिस्कस की है कि जो चाइल्डहुड है वो एक सामाजिक संरचना है, ऐसा सोशियो कल्चरल थियोरिस्ट मानेंगे समकालीन लोग। कि अगेन वही एग्जांपल, आपके घर का 5 साल का बच्चा अपने आप हाथ में दूध नहीं लेता, आप दूध गर्म नहीं कर सकता, आप उसको हाथ में देते हैं, और जब आप रोड पे देखते हैं कई बार, तो एक बच्चा जो 5 साल का है, 7 साल का है, वो बलून बेच करके जीवन भी चला रहा है, दौड़ करके बस में भी चढ़ जाता है। मतलब बचपन तो उसका भी है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिभाषा बदल रही है बचपन की। तो बचपन जो है, अगर हम कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, स्टेज थियरिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो फिक्स्ड एजेस में बांट दिया है हमने, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ये कैमरा छिड़ा है क्या तुमने? पापा जी जब बैठे, जैसे ही प्रगतिशील शिक्षा दिखे और जॉन डुई को याद करते एक लाइन याद आएगी, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। समझ पा रहे हैं, करके सीखना। बताइएगा एक बार। आज से स्टार्ट किया है, दोनों एग्जाम हो जाएंगे शालू, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, है ना, हो जाएंगे। लेक्चर खुशी खुशी करना है, बहुत सारा काम करेंगे हम लोग, एकदम मस्त और जबरदस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा की, तो ये रिस्पेक्ट करती है डाइवर्सिटी को, यानी विविधताओं को सम्मान करती है, और कहती है लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, जो कि बात सही लग रही है। फिर आता है इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई कोई भी शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड तो नहीं कहलाएगी यदि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ही इग्नोर कर दे कि लोगों में अंतर पाया जाता है, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, अगर हो जाएंगे तो रोबोट्स हो जाएंगे, सबका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, आइडियाज अलग अलग होते हैं। यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट यानी मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड ग्रुपिंग, फिक्स्ड ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं करनी, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। फिक्स्ड की जगह डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में हो, ना कि फिक्स्ड ग्रुपिंग यानी सेम तरह के बच्चों को एक ग्रुप में हम डालते हैं। तो विविधताओं का सम्मान करना है, इसी को हम प्रगतिशील शिक्षा कह रहे हैं, कि बच्चों में जो अंतर है हम उसको रिस्पेक्ट कर पाए। सही है। पोल कहाँ गया इतनी देर से, पहले हटा दिया, इतनी क्या जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। तो 78% आंसर्स आपने इसमें सही किए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, द बेसिक अजम्पशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यानी बाल केंद्रित शिक्षा। 2 तरह की पेडागोजी है, एक है टीचर सेंटर्ड यानी एक मेथोडोलॉजी है जो हम अपनाते आए हैं टीचर सेंटर्ड, जहां टीचर की चलती है, और एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड जहां
बच्चों को ध्यान में रख के, मैं साइड हो जाती हूँ, बच्चों को ध्यान में रख करके करिकुलम बनाया जाएगा। तो बताइएगा फटाफट से कौन सा जवाब यहां सही होगा, आंसर कीजिएगा। गुड इवनिंग मैम, I qualified both CTET paper 1 in first attempt only because of you. Thank you so much. You are amazing. आप हमेशा ऐसे ही अच्छा करते रहें। Thank you so much श्रद्धा। हाँ, आज बहुत बेहतर महसूस नहीं हो रहा है, बट यही है कि अभी एग्जाम जब तक है तो चाहे कुछ भी हो जाए, यूट्यूब पे छुट्टी आपकी संडे को ही हो, हद से हद, है ना, उसमें भी संडे वार्ता होती है। देखिएगा, अगर हम बात करें द बेसिक अजम्पशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बच्चों को केंद्र में रखने वाला जो शिक्षा शास्त्र है, उसका बेसिक अजम्पशन क्या है, बुनियादी मान्यता क्या है। पहला ऑप्शन है द बेस्ट वे टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न इज थ्रू यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। देखो, ये बिहेवियरिस्ट लोग मानते हैं ये अच्छा तरीका नहीं माना जाता कि या तो पनिशमेंट से डरा करके या रिवॉर्ड का लालच देके पढ़ाओ। जी नहीं, ये बंद कर देना यार, आंखों में चुभ रहा है। ठीक। बी ऑप्शन है द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल टीचिंग। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है, जहां बच्चा सेंटर में है, जहां पर भी बच्चा सेंटर में होगा उसको ध्यान में रखेंगे, वो ऑप्शन बेस्ट है जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव है। ठीक, जहां बच्चे की भलाई की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन हमें ऐसा ही नजर आ रहा है। अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव, बच्चों के एक्सपीरियंस सबसे ऊपर है, जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट है। ठीक, तो अगर हम बात करें अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल करना, यानी जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे बच्चा दुनिया को देखता है ना, वैसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जो उनसे कनेक्ट कर पाए, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर भी सी और डी देखेंगे। लर्निंग इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंट। कंट्रोल एनवायरमेंट का नहीं है, बच्चों के अनुसार चीजें बनेंगी, जब ही चाइल्ड सेंटर्ड कह रहे हैं हम। लर्निंग एनवायरमेंट को कंट्रोल किया जाएगा, ना कि एनवायरमेंट आपको कंट्रोल करेगा। लर्निंग नीड्स टू बी सोनली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स। तो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो गई फिर तो ये। हमें चाहिए जो बच्चों को सेंटर में रखा जाए, वहीं बी ऑप्शन में ही बच्चा एक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। आसान सवाल है, इतने मुश्किल नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसीज। एक क्वेश्चन इस पे भी निश्चित रूप से आना ही है, सेकेंडरी और प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के प्राथमिक और द्वितीयक कारक। ठीक है, पोल वाली दीदी मेरा क्वेश्चन है, संध्या पोल वाली दीदी से क्वेश्चन पूछ लेना, आज हम थोड़े से सीरियस मूड में हैं, है ना। पोल वाली दीदी बताएंगी, लास्ट में बताएंगी क्वेश्चन। ठीक है, पूछ लो इनसे जो पूछना है, अभी पढ़ाई करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, डैश और डैश सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, बताइएगा एक बार। भाई स्कूल तो सेकेंडरी होती है, ठीक, फैमिली सेकेंडरी नहीं हो सकती, फैमिली हमेशा प्राइमरी होगी, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा। एस फॉर स्कूल, एस फॉर सेकेंडरी, तो एस एस यानी सेकेंडरी क्या है, स्कूल, स्कूल क्या है, सेकेंडरी यानी गॉड है। फैमिली क्या है, फैमिली है आपकी प्राइमरी। ठीक, बाकी किसी में भी कंफ्यूजन हो सकती है, इन दोनों में बिल्कुल नहीं रखनी। फैमिली ये तो प्राइमरी हो गई, हमसे सेकेंडरी पूछा है। मास मीडिया हालांकि सेकेंडरी होगा, लेकिन आंसर सही नहीं हो सकता। रिलीजन और फैमिली, हम कह सकते हैं जहां फैमिली है तो वहां ये प्राइमरी होगा ही होगा। रिलीजन को आप कई बार सेकेंडरी में भी देखेंगे। स्कूल और मीडिया 100% सेकेंडरी होंगे, इतनी बात निश्चित है। आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं 65% लोग, कि विद्यालय और जनसंचार जो मास मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, मीडिया है बेसिकली, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो टीवी है या अदर चीजें हैं, तो स्कूल और मीडिया सेकेंडरी में जाएंगे, गौड़ कारक होंगे। ठीक, प्राइमरी कारक में परिवार आता है, जो शुरुआत के आपके 3 साल तक, या मतलब सबसे पहले जो आपका आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, आप समाज के नियम कायदे कानून वहीं से सीख रहे हैं, कहां से, परिवार से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पियाजे के अनुसार एट विच स्टेज चाइल्ड डेवलप्स हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी पियाजे के अनुसार बच्चा किस स्तर पर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है बच्चे में। इन साइंटिफिक थिंकिंग बिगिंस, यानी वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन। जब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये इतना बड़ा शब्द है अपने आप में कि बच्चा हाइपोथेसाइज कर पाए, फिर डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्शन करके किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाए। साइंटिस्ट में, इकोनॉमिस्ट में, इन लोगों में ये क्षमता पाई जाती है। और लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, जब फिजिक्स वगैरह बच्चा समझ रहा है अच्छे से, है ना। तो कहां से शुरुआत हो रही है इस बात की, इसकी शुरुआत हो रही है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, हाइपोथेटिको जहां आ गया और साइंटिफिक थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर्स के बाद आएगी, 11 एंड अबव। अगर बात होती सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग की, अगर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी लिखा हो तो भी आंसर यही होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक,
क्योंकि साइंटिफिक थिंकिंग या डिडक्टिव रीजनिंग में कल्पना लगेगी, जो चीजें आपके सामने नहीं है। दो तरह की चीजें, एक कॉन्क्रीट जिनको आप टच और फील कर सकते हैं, जैसे ये फोन क्या है, कॉन्क्रीट है, लेकिन हमारे विचार क्या हो सकते हैं, कई बार अमूर्त हो सकते हैं जब तक उनको इंप्लीमेंट ना किया जाए। ठीक, जिनको टच और फील नहीं किया, टच तो नहीं किया जा सकता एटलीस्ट अमूर्त में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। है ना, अपने हिसाब से देख लिया करो, है ना, हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फैक्टर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 तत्व पियाजे के अनुसार। ये 4 स्टेजेस नहीं है ना, ये सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल वाला क्वेश्चन नहीं है। वो तो अच्छा है कि इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं तो कई लोग तो लगा ही देते, है ना। ये 4 स्टेजेस की बात नहीं हो रही, 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है पियाजे की थियरी में। शायद अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, यूट्यूब पे भी मैंने कराया हुआ है, 4 फैक्टर्स कौन से होते हैं, 4 स्टेजेस अलग हैं, 4 फैक्टर्स अलग हैं पियाजे की थियरी में। पहले 4 फैक्टर्स दिए गए, उसके बाद स्टेजेस की बात होती है। ठीक, नहीं तो जनरली हम पढ़ते, ज्यादातर किताबों में भी एलिमेंट्स की बात नहीं होती, बट एलिमेंट्स पहले हैं, बाद में कुछ और है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं सरकार? 22,000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, और बहुत ही दुख की बात है कि आज मेरी एनर्जी वैसी नहीं है जैसी नॉर्मल डेज में होती है, बट कल से हम बिल्कुल उसी मूड में पढ़ेंगे जिसमें रोज पढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें 4 फैक्टर्स की, याद आ रहा है कुछ? MESE एक निमोनिक मैंने आपको दिया हुआ है, MESE, ये 4 फैक्टर्स हैं। और अगर स्टेजेस की बात करूं तो SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं। ठीक, S फॉर स्टेजेस, S फॉर SPCF। ठीक, तो ये स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो MESE हैं। अभी देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। 62% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। मैचुरेशन, बिल्कुल, M फॉर मैचुरेशन। E फॉर एक्सपीरियंस या एक्टिविटी कह सकते हैं, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, ये चारों ही बातें सही लग रही हैं। फिर भी देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रेशन का ही पार्ट है ना। इक्विलिब्रेशन चलो ठीक है, अडेप्टेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन साथ में ही आ जाएंगे। कल्चरल टूल्स की बात इन्होंने नहीं की, सोशल इंटरेक्शन ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग की बात नहीं की, लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तो बात करेंगे ही नहीं पियाजे। तो एकमात्र परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलन। ठीक, ये हैं आपके 4